नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा भाग 6 में प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सेवाराम यात्री और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे 1971 में, केवल पिता 1978 में, अकर्मक क्रिया 1981 में। अब इन सबको कैसे आसानी से एक ट्रिक में समेटा जाए, तो आप यहाँ से लीजिए सेवाराम और यात्री। क्लू बना लीजिए कि सेवाराम और यात्री। देखिए, जो सेवाराम हो, राम की सेवा करने वाला हो, और दूसरा व्यक्ति जो यात्रा करने वाला हो, उसे कैसा होना चाहिए? तो बता रहे हैं पहले तो उसे जीनियस होना चाहिए। दूसरा क्या बता रहे हैं? उसे अनासक्त नहीं होना चाहिए कि आप यात्रा करने जा रहे हो या राम की सेवा करने जा रहे हो तो आप किसी दूसरे में अनासक्त ना हो, है ना, अनासक्त रहो। दूसरे के चेहरे को मत देखो कि वो करे कि हम करें, क्या करें। आप यात्रा कर रहे हो या आप राम की सेवा कर रहे हो तो आप करो, दूसरे के चेहरे ना देखो। केवल पिता, आप कह रहे केवल पिता की चिंता ना करो, केवल पिता के सेवा ना करो, केवल पिता के लिए ही ना कुछ करो, है ना। अकर्मक क्रिया, और अकर्मक ना रहो, क्रिया से अकर्मक ना रहो, अर्थात कर्म हमेशा करते रहो। क्या बताया कि सेवाराम, है ना, राम की सेवा करने वाला यात्री को जीनियस होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, दूसरे के चेहरे को नहीं देखना चाहिए, केवल पिता की सेवा ही नहीं करनी चाहिए, और अकर्मक क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी अकर्मक उसको नहीं होना चाहिए। अगले कहानीकार हैं बादशाह हुसैन रिजवी, और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है टूटता हुआ भय 1986 में, पीड़ा गनेशिया की 1994 में, और चार मेहराबों वाली दलान 2006 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में रखा जाए, तो देखिए दिमाग में रख लीजिए, क्या बादशाह का क्या टूटता हुआ भय कहाँ तक पहुँचता है? भय की पीड़ा कहाँ तक? बोले चार मेहराबों वाली दलान तक पहुँचती है। तो बादशाह की कौन? देखिए, कोई बादशाह है, उसका क्या है? भय, उसका भय और उसके द्वारा दी गई पीड़ा कहाँ तक? बोले चार मेहराबों वाली दलान तक पहुँचती है। तो बादशाह से हो गया बादशाह हुसैन रिजवी, भय से हो गया टूटता हुआ भय, पीड़ा से हो गया गनेशिया की पीड़ा, और चार मेहराबों वाली दलान तक पहुंचती है, ऐसे हो जाएगा चार मेहराबों वाली दलान। ठीक है ना। अगले जो कहानीकार हैं धीरेन्द्र अस्थाना जी, और उनके द्वारा लिखी गई पहली कहानी है लोग हाशिए पर हैं 1980 में, आदमी खोर 1982 में, मुहिम 1984 में, खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कहानी 1988 में, और जो मारे जाएंगे 1990 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें? धीरेन्द्र अस्थाना को ट्रिक में शामिल करिए। क्या कि धीरेन्द्र की आस्था, धीरेन्द्र में आस्था, धीरेन्द्र की आस्था रखने के कारण क्या हो गए? लोग 80 लोग क्या हो गए? हाशिए पे चढ़ गए। बस धीरेन्द्र से आस्था रखने के कारण 80 लोग हाशिए पर चढ़ गए। तो 80 लोग से हो गया 80 लोग, हाशिए से 80 से हो गया 80 लोग हाशिए पर। और क्या हो गए? बोले 82 लोग आदमी खोर हो गए, आदमखोर हो गए। कितने? बोले 82 लोग। क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र से आस्था रखने के कारण। और क्या हो गया? 84 लोग धीरेन्द्र से आस्था रखने की मुहिम चला रहे हैं। मुहिम 84। और क्या कर रहे हैं? बोले लोग यही कह रहे हैं धीरेन्द्र से आस्था रखने के लिए, क्या कह रहे हैं? खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। और 88 देशों की विचित्र प्रेम कथा भी क्या हो गई है? धीरेन्द्र की आस्था में जुड़ गई है। धीरेन्द्र से लोग जुड़ रहे हैं, उनसे लोग आस्था लगा रहे हैं। ऐसी भी विचित्र देशों की कहानियां सुनने में आ रही हैं। आप क्या बता रहे हैं? जो मारे जाएंगे 90 ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? धीरेन्द्र से आस्था लगाने के कारण मारे जा रहे हैं, मारे जाएंगे। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और इन सभी ट्रिक का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से इसका कोई लेन देन है। बस आसानी से आपको कैसे याद हो जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि धीरेन्द्र से आस्था रखने के कारण 80 लोग हाशिए पहुँचे, धीरेन्द्र से आस्था रखने के कारण 82 लोग आदमखोर हो गए, धीरेन्द्र से आस्था रखने के लिए 84 लोग मुहिम चलाते हैं, और क्या करते हैं? खुल जा सिमसिम करते हैं। और धीरेन्द्र से आस्था रखने के लिए क्या हो रहा है? 88 विचित्र देश के लोग की कथा सुनने में आ रही है। और क्या कर रहे हैं? 90 लोग जो धीरेन्द्र से आस्था रखने के कारण मारे जाएंगे, 90 लोग मारे जाएंगे। अगले कहानीकार की हम लोग बात करें तो बदी उजमा जी हैं, और इनके द्वारा लिखी गई पहली कहानी है अनित्य 1970 में।
दूसरी कहानी है पुल टूटते हुए 1973 में। तीसरी कहानी है चौथा ब्राह्मण 1976 में। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बनाइएगा, बदी बदी उज्मा, तो यहाँ से लीजिए बदी और यहाँ से लीजिए माँ। कौन? बोले बदी की माँ। अब बदी की माँ क्या करती हैं, देखिए अनित्य क्या करती है, अनित्य टूटे हुए पुल से चौथे ब्राह्मण के पास जाती है। कौन? बोले बदी की माँ। बदी की माँ अनित्य पुल टूटे हुए या पुल टूटते हुए पुल से क्या करती है, चौथे ब्राह्मण के पास जाती है। कौन? बदी की माँ अनित्य पुल टूटे हुए पुल से क्या करते हैं, चौथे ब्राह्मण के पास जाती है। तो बदी से हो गया बदी उज्मा, है ना, अनित से हो गया अनित, टूटे हुए पुल से हो जाएगा पुल टूटते हुए, चौथे ब्राह्मण के पास से हो जाएगा चौथे ब्राह्मण के पास जाती हैं। तो बदी की माँ क्या करती है, अनित टूटे हुए पुल से चौथे ब्राह्मण के पास जाती है। अगले कहानीकार हैं विजय मोहन सिंह और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है टट्टू सवार 1971 में, एक बंगला बने न्यारा 1982 में, शेरपुर 15 मील 1995 में, गमे हस्ती का हो किससे 2000 में। अब कैसे इन सबको एक ट्रिक में समेटा जाए, तो देखिए जो विजय मोहन सिंह है यहाँ से ले लीजिए, क्या कर रहे हैं, टट्टू पर सवार होकर एक बंगला से कहाँ शेखपुर की 15 मील की यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे क्या हस्ती है या हमें क्या गम है, हमारी क्या हस्ती है जो हम टट्टू पर सवार होकर यात्रा कर सकते हैं। मतलब विजय मोहन सिंह कोई व्यक्ति है, टट्टू पर सवार होकर के एक बंगला से जा रहे हैं, तो कुछ लोग रास्ते में मिले होंगे, वो कह रहे होंगे अरे भैया टट्टू पे सवारी कर रहे हो, तो बता रहे भैया नहीं, शेखपुर 15 मील की मुझे यात्रा करनी है, हमें हस्ती, हमारी क्या हस्ती है, अर्थात हमारी कुछ हस्ती नहीं है, हम टट्टू से सवारी कर सकते हैं, गधे से सवारी कर सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। कहाँ से? एक बंगले से शेखपुर की 15 मील यात्रा। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि विनय मोहन, जो कि विनय वाला व्यक्ति है, अब जान लीजिए जो व्यक्ति विनय मोहन होगा, विनय वाला होगा, सबको मोहेगा, वो टट्टू पे बैठ सकता है, वो एक बंगले दूसरे बंगले में जा सकता है टट्टू बैठ करके, है ना। शेखपुर की 15 मील की यात्रा भी टट्टू से ही कर सकता है ना। उसे कहते हैं गमे हस्ती क्या हो, गम और हस्ती की कोई बात ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो विनय मोहन व्यक्ति है, ठीक है ना। अगले कहानीकार हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, और उनकी पहली कहानी है टूटा हुआ पंख, दूसरा है कितने कितने सवाल 1984 में, तीसरा है रैन बसेरा 1989 में, चौथा है आतिथ्य देव भव 1990 में, रफ रफ मेल पूरे 2000 में लिखी गई इनकी कहानी है। अब कैसे याद करेंगे, देखिए क्लू निकालिएगा। अब्दुल नामक कोई व्यक्ति है जो क्या है, टूटा हुआ पंख। टूटा हुआ पंख का मतलब होता है, देखिए हर व्यक्ति के पास कुछ पंख होते हैं, कुछ सपने होते हैं, कुछ हौसले होते हैं, और अगर हौसला टूट जाए तो व्यक्ति निराश हो जाता है। कौन? बोले अब्दुल क्या हो गया, निराश हो गया, मतलब परीक्षा उछा दिया होगा, तैयारी वारी किया होगा, एक क्लू में रख लीजिए, और जब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ओवर एज हो गया, तो क्या हो गया, बिल्कुल टूटे हुए पंख वाला व्यक्ति हो गया, निराश हो गया। अब क्या कर रहा है, कितने कितने सवाल पूछता है लोगों से, समाज से, क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ के मिलेगा, क्या होगा ऐसा। तो कौन? बोले अब्दुल टूटा हुआ पंख वाला होकर के, निराश होकर के कितने कितने सवाल लोगों से पूछता है ना। कभी कभी तो 84 सवाल पूछ लेता है लोगों से, ठीक है ना। और क्या करता है, बोले रैन बसेरा में निवास कर रहा है, घर भी छोड़ दिया है, और रैन बसेरे में बिल्कुल नवासी है ना, नवे रैन बसेरे में निवास करता है। और अतिथि देव भव, अतिथि 90 अतिथि देव भव 90 यानी कि अतिथि को देव भव मानता है, देव मानता है। और रफ रफ 2 बार देखे हैं, रफ 2 बार, तो 2 में पूरे एकदम बिल्कुल। और क्या हो गया है, रफ मेल का हो गया है, रफ टाइप का हो गया है। कौन? बोले अब्दुल, जो पहले तैयारी करता था, अब निराश है, उसके पंख टूट गए हैं, टूटा हुआ पंख अब्दुल का। कितने कितने सवाल करता है, अब्दुल करता है। रैन बसेरे में रहता है, अब्दुल रहता है। अतिथि को देवभव कहता है, अब्दुल कहता है। और रफ मेल टाइप का व्यक्ति हो गया, कौन? बोले अब्दुल हो गया है। बस अब्दुल को इसी में शामिल कर लीजिएगा, ये सभी कहानी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अगले कहानीकार हैं नरेंद्र कोहली जी, और इनके हम लोग नाटक और उपन्यास को, नरेंद्र कोहली को हम लोग विराट कोहली के ट्रिक में शामिल करके हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ भी कुछ इसी टाइप का हम लोग देखेंगे। पहली कहानी है पंडित 1969 में, दूसरी है कहानी का भाव 1977 में, तीसरा है दृष्टि देश में एकाएक 1979 में, संबंध 1980 में, शटल 1982 में। कैसे याद करेंगे, तो देखिए नरेंद्र कोहली को हम लोग बना देते हैं विराट कोहली। अब विराट कोहली जी की बात की जाए तो कोहली जी क्या करते हैं, इनकी पैड़त
बोले परिणित माने कहते हैं परिणय, या आप कह सकते हैं विवाह, विवाह की। बोले भैया विवाह की तो उल्टी सीधी 69 क्या है कहानी है, कभी इनसे शादी कर रहे हैं, कभी उस हीरोइन से, कभी उससे, कभी इससे, ढेर सारी कहानी इनकी 69 कहानी है। इनकी परिणित की कितनी, बोले 69 उल्टी सीधी 69 कहानी है। और इन्होंने शादी किससे किया, परिणय किससे किया, अनुष्का शर्मा जी से किया। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कोहली जी की क्या है, बोले परिणित की उल्टी सीधी 69 कहानियाँ हैं, लेकिन अंत में परिणय किससे करते हैं, बोले अनुष्का शर्मा जी से करते हैं। तो परिणित कहानी बोले 69 उल्टी सीधी 69 कहानी है, किसकी, बोले कोहली की। इसको हर व्यक्ति जानता है, ठीक है ना। दूसरा है कहानी का अभाव, साथ साथ कह रहे हैं, और साथ साथ इनकी कहानी का अभाव नहीं है, इनकी ढेर सारे, इनके जीवन से ढेर सारी कहानियाँ जुड़ी हुई। कोहली जी को आप जानते होंगे ना, बड़े बड़े महान बल्लेबाज हैं, तो ढेर सारी कहानी इनके जीवन से जुड़ी हुई है। एक कहानी आप ये भी जानते होंगे ना कि ये क्रिकेट के मैदान पर बैटिंग कर रहे थे और उसी समय इनको मैसेज मिलता है पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, और फिर भी ये खेलते रहे। तो कहानी का अभाव नहीं है, इनके जीवन के साथ साथ कहानी का अभाव नहीं है ना। जो व्यक्ति महान बनता है ना, नाम वाला बनता है, तो उसकी कहानी कुछ अलग टाइप की होती है, अर्थात कहानी का अभाव नहीं होता है। दृष्टि देश में एकाएक, उनके देश में एकाएक दृष्टि बदल गई, लोगों ने उनको एक बहुत सम्मानजनक अच्छे खिलाड़ी के रूप में देखा, और उनको कप्तान वगैरह सारी चीज़ें देखे होंगे, है ना, मिला, कप्तानी मिली, है ना। तो ये कह सकते हैं कि दृष्टि देश में एकाएक उनके प्रति बदल गई जब उन्होंने अच्छा खेला। संबंध की बात करें तो उनके संबंध क्या थे, बिल्कुल 80 संबंध अच्छे थे, अच्छे संबंध थे सबके, है ना, संबंध। और सटल होते थे बाएं से, 82 को हम लोग हमेशा बाएं कहते हैं, बाएं से 82 है ना। जब कोई खिलाड़ी इनके साथ खेलता था, दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, तो बाएं हाथ से बाएं से शटल होते थे। बस दिमाग में रखिएगा, शटल कैसे होते थे पिच पर, तो बोले बाएं से शटल होते थे, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं कि जब 82 रन बनाते थे शटल हो जाते थे, है ना, तब शटल हो जाते थे, 82 रन बना करके शटल हो जाते थे। कौन, विराट कोहली, और यहाँ कौन, नरेंद्र कोहली। बस दिमाग पर रख लीजिएगा, विराट कोहली की परिणित की उल्टी सीधी 69 कहानी है ना, कहानी का अभाव नहीं है। इसके साथ साथ उनके जीवन की कहानी का अभाव भी नहीं है ना। दृष्टि देश में एकाएक उनके प्रति बदल गई थी, संबंध उनके 80 थे, और शटल 82 रन पे शटल हो जाते थे, या बाएं से शटल करते थे, बाएं से, जैसे भी आपको दिमाग में आ जाए उसको बैठा लीजिएगा। अगले कहानीकार हैं भीम सिंह त्यागी जी, और उनके द्वारा लिखी गई कहानी है दीवारें ही दीवारें 1970 में, और जबान 1980 में। कैसे याद करेंगे, देखिए भीमसेन को आप लोग जानते हैं कि भीम बड़े बलशाली थे, है ना। तो क्या करते थे वो, जब एकदम बिल्कुल दीवार ही दीवार गिरा देते थे, है ना। अगर उनको कहीं जाना होता था तो क्या करते थे, दीवार से कूद के निकल जाते थे, तो दीवारें ही दीवारें कूद के जाते थे। और जबान के एकदम बिल्कुल पक्के थे, जबान के पक्के थे, अगर किसी को जबान दे दिए तो बिल्कुल अच्छी बहुत अच्छी बात उनकी थी, अस्सी कहते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात क्या थी कि वो जबान के पक्के थे, ठीक है ना। तो भीमसेन त्यागी करते दीवारें और दीवारें गिरा देते हैं, और जबान के पक्के व्यक्ति थे, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अगले कहानीकार हैं मधुकर सिंह, और उनके द्वारा लिखी गई कहानी है पूरा सन्नाटा 1971 में, पहला पार्ट 1979 में। कैसे याद करें, तो देखिए मधुकर क्या होता है, मधुकर या मधुर क्या होता है, बोले पहले तो पूरा सन्नाटा हो, अगर चारों तरफ सन्नाटा हो, शांति हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा पहला पार्ट, किसी भी चीज़ का पहला पार्ट पढ़ेंगे तो क्या होगा, बोले बड़ा मधुकर होगा, है ना। उसको सातों दिन 9 घंटे पढ़ेंगे, है ना। तो पहला पार्ट बिल्कुल मधुकर है, और पूरा सन्नाटा भी मधुकर होता है। अगले जो कहानीकार हैं सतीश जमाली जी, इनकी पहली कहानी है प्रथम पुरुष 1972 में, दूसरा है थके हारे 1975 में, और तीसरी कहानी है ठाकुर संवाद 1978 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो देखिए यहाँ से ले लीजिए जमाली, कौन, बोले सतीश जमाली क्या है, प्रथम पुरुष हैं जो थके हारे ठाकुर से भी संवाद करते हैं, है ना। कोई सतीश जमाली ऐसा व्यक्ति है, देखो जब ठाकुर जी थके हारे हो जाते हैं तो कोई उनसे सवाल नहीं करता है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि सतीश जमाली प्रथम पुरुष हैं जो थके हारे ठाकुर से भी संवाद करते हैं। सतीश जमाली प्रथम पुरुष से हो जाएगा प्रथम पुरुष, जो क्या करते हैं थके हारे से हो जाएगा थके हारे, किससे, बोले ठाकुर से संवाद करते हैं, हो जाएगा ठाकुर संवाद। तो सतीश जमाली प्रथम पुरुष हैं जो थके हारे ठाकुर से भी संवाद करते हैं। अगले कहानीकार हैं बलराम जी, और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है कलम हुए हाथ 1980 में, मालिक के मित्र 1984 में, और अनचाहे सफ़र 1988 में। कैसे याद करेंगे, देखिए बलराम नाम ही बड़ा अच्छा है, बड़े भोले टाइप के लोग होते हैं। तो बलराम क्या कर रहे हैं, कलम हुए हाथ,
कलम हुए हाथ से, है ना, यानी कि उनका हाथ कलम हो गया था, कट गया था, है ना, होते हुए भी क्या करते हैं, मालिक के मित्र के साथ अनचाहे सफ़र करते हैं। तो बलराम क्या कर रहे हैं, कलम हुए हाथ होने पर भी, कलम हुआ हाथ होने पर भी मालिक के मित्र के साथ अनचाहा सफ़र करते हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले कहानीकार हैं योगेश गुप्त। टूटा हुआ कोना 1977 में, अबरक के फूल 1979 में, उन दो शहरों की तरह 1982 में, कैमरे के गर्भ से 1982 में, परा स्वप्न 1988 में, मेरे अंतरिक्ष 1988 में और ओल्मा 1992 में। अब इन सबको कैसे याद करें, तो देखिए योगेश क्या होते हैं, गुप्त हो जाते हैं। कहाँ, बोले टूटे हुए कोना में गुप्त हो जाते हैं। फिर कहाँ, बोले अबरक के फूल में गुप्त हो जाते हैं, उन दो शहरों की तरह गुप्त हो जाते हैं, कैमरे के गर्भ में गुप्त हो जाते हैं, है ना, और कहाँ योगेश, बोले परास्वप्न में गुप्त हो जाते हैं, और मेरे अंतरिक्ष में गुप्त हो जाते हैं, और उल्मा में गुप्त हो जाते हैं। कौन, बोले योगेश। एक तो टूटा कोना में गुप्त हो जाते हैं, अबरक के फूल में गुप्त हो जाते हैं, उन दो शहरों में गुप्त हो जाते हैं, कैमरे के गर्भ में गुप्त हो जाते हैं, परास्वप्न में योगेश गुप्त हो जाते हैं, मेरे अंतरिक्ष में योगेश गुप्त हो जाते हैं, और उल्मा में योगेश गुप्त हो जाते हैं। बस ऐसे आप लगा करके इन सबको आसानी से याद कर सकते हैं। अगले कहानीकार हैं बटरोही जी, और उनके द्वारा लिखी गई कहानी है दिवास्वप्न 1978 में, सड़क का भूगोल 1985 में, आगे पीछे 1989 में, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा 1990 में, हिडिम्बा के गांव में वर्ष 2000 में लिखी गई कहानी है। अब इन सबको कैसे याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक बना लीजिएगा। बटरोही माने होता है राही या पथिक, है ना। तो पथिक व्यक्ति क्या करता है, जो बटोही होता है या पथिक होता है, बटोही क्या करता है, दिवा स्वप्न देखता है। जब आपको यात्रा कहीं करनी होती है ना, तो 7-8 दिन आप क्या करोगे, दिन में स्वप्न देखोगे कि मुझे यात्रा कैसी करनी है, कहाँ से बस पकड़नी है, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, क्या लेकर जाना, कैसे क्या करना है। तो बटोही क्या करता है, दिवा स्वप्न देखता है 7-8 दिन पहले से। दूसरा क्या होता है, सड़क का भूगोल 85 लोगों से क्या है, सड़क का भूगोल पूछता है, कैसे जाना है वहाँ पर, क्या मिलेगा, कैसे। और आप आजकल तो लोग नेट में उसको सर्च करते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, आगे पीछे 89 बार सोचता है, देखता है। कौन, बटोही, है ना। और फिर अनाथ मोहल्ले से, ऐसे मोहल्ले से होकर जाएगा, 90 अनाथ मोहल्ले, है ना, ऐसे मोहल्ले से जाएगा जिसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं है, या कोई वहाँ पे नहीं रहता है, तभी तो बटोही है वो, ठीक है ना। और फिर मोहल्ला कहाँ, हिडिम्बा के गाँव में पहुँच जाता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, कोई बटोही है जो क्या करता है, यात्रा के लिए दिवा स्वप्न देखता है, सड़क का भूगोल पूछता है, आगे पीछे सोचता है, और फिर 90 अनाथ मोहल्लों से होते हुए हिडिम्बा के गांव में पहुंच जाता है। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले कहानीकार हैं उदय प्रकाश जी, और बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ इन्होंने लिखी हुई है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। नेट जेआरएफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, निश्चित रूप से कहानी यहाँ से आनी है। तो पहली कहानी इनकी है दरियाई घोड़ा, तिरिछ 1989 में, और अंत में प्रार्थना 1994 में, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में, पीली छतरी वाली लड़की 2001 में, दत्तात्रेय का दुख वर्ष 2002 में, और मोहनदास 2010 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटें, देखिए उदय प्रकाश नामे कोई व्यक्ति है जो क्या करते हैं, दरियाई घोड़ा से यात्रा कर रहे थे। कौन से, उदय दा से दरियाई, उदय दरियाई घोड़ा से क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। अब घोड़ा तिरछे चल रहा था, मतलब लगड़े चल रहा था। तो क्या हुआ, उससे परेशान हो गए। अंत में वो प्रार्थना करते हैं, भैया थोड़ा सही से चलो, ठीक से चलो भैया, पहुंचा दो भैया। किससे, उसी दरियाई घोड़े से प्रार्थना करते हैं। फिर भी वो नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि उसको दिक्कत हो गई होगी। तब क्या करते हैं, वो पाल गोमरा से स्कूटर मांगते हैं। अब पाल गोमरा का स्कूटर तो आ जाता है, लेकिन स्कूटर भी नहीं चलता है। अब क्या करेंगे, तभी क्या होता है, कहीं से पीली छतरी वाली लड़की आ जाती है, वहाँ से पीली छतरी वाली लड़की आती है, और दत्तात्रेय आ जाते हैं, और मोहनदास आ जाते हैं। और ये तीनों लोग क्या करते हैं, उदय प्रकाश जी की सहायता करते हैं, फिर ये अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि उदय प्रकाश जी क्या करते हैं, दरियाई घोड़े से यात्रा कर रहे थे, घोड़ा तिरछे चलने लगा, लगड़े चलने लगा। अंत में उससे प्रार्थना करते हैं, फिर भी घोड़ा नहीं चलता है। क्या करते हैं, पाल गोमरा का स्कूटर मंगवाते हैं, स्कूटर भी नहीं चलता है, तो परेशान हो जाते हैं। तभी पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय और मोहनदास आ जाते हैं और इनकी सहायता करते हैं, फिर जा करके इनकी यात्रा पूरी होती है। बस एक स्टोरी टाइप का अपने दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए जो भी ट्रिक हमने चाहे विराट कोहली को लेकर बनाई है ना,
चाहे बटोही को लेकर बनाई, चाहे उदय प्रकाश जी को लेकर बनाई, इन सबका उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए। एक ही मात्र ही उद्देश्य है, जैसे मैंने याद किया है बस मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ। अब अगले कहानीकार हैं रमेश उपाध्याय। उनकी पहली कहानी है जमी हुई झील 1969 में, शेष इतिहास 1973 में, नदी के साथ 1976 में, चतुर्दिक 1980 में, पैदल अंधेरे में 1981 में, बदलाव से पहले 1981 में, राष्ट्रीय राजमार्ग 1984 में, और किसी देश किसी शहर में 1987 में, कहाँ हो प्यारे लाल 1991 में, और अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ 1996 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटें, तो देखिए यहाँ से आप रमेश उपाध्याय जी को ले लीजिए। कहाँ जाते हैं बताए, जमी हुई बर्फ में रमेश उपाध्याय घूमते हैं। शेष इतिहास उन्हें बड़ा प्रिय है। नदी के साथ टहलना बड़ा अच्छा रमेश उपाध्याय को लगता है। चतुर्दिक यात्रा कर चुके हैं रमेश उपाध्याय जी, और राष्ट्रीय राजमार्ग पर रमेश उपाध्याय जी का मकान भी है। और क्या कह रहे हैं, किसी देश से किसी शहर के बारे में उनसे पूछिए तो रमेश उपाध्याय तुरंत बता देंगे। कहाँ हो प्यारे लाल, ऐसा हमेशा प्यारे लाल को कहकर के बुलाते रहते हैं। कौन? रमेश उपाध्याय। और अर्थतंत्र की ढेर सारी कहानी आप रमेश उपाध्याय जी से सुन सकते हैं। तो बस इन्हीं को अपने क्लू में रख लीजिएगा कि रमेश जी क्या करते हैं, है ना। जमी हुई झील इनको बड़ा पसंद है, शेष इतिहास इनको बड़ा पसंद है, नदी के साथ घूमना पसंद है, चतुर्दिक घूमते रहते हैं, कहीं से कुछ पूछ लीजिए, पैदल अंधेरे में टहलना इनकी आदत है, और बदलाव से पहले हर जगह पहुंच जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में इन्होंने क्या लिया है ना, 84 किलोमीटर दूर क्या किया है इन्होंने, घर लिया है। किसी देश किसी शहर के बारे में से कुछ पूछ सकते हो, कहाँ हो ऐसा प्यारे लाल को कहते रहते हैं, और अर्थतंत्र की ढेर सारी कहानी इनको पता है। बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा, आपको याद करने में निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी। चले हम लोग देखते हैं अगले कहानीकार जो है वो योगेश कुमार हैं। इनकी पहली कहानी है परामर्श 1986 में, और दूसरी है मिथ्या चक्र 1987 में। कैसे याद करें, अब देखिए आप ट्रिक बना लीजिएगा कि योगेश, अब योगेश से परामर्श करना मिथ्या है, मिथ्या माने झूठा है, बेकार है। क्या बोले, योगेश कुमार से परामर्श करना मिथ्या है, झूठा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ बतेबे नहीं करेंगे, हूँ कर देंगे, बस इस दिमाग में रख लीजिएगा। रमेश से परामर्श से हो गया 86, मिथ्या से हो गया मिथ्या चक्र 1987 में, तो रमेश से परामर्श करना क्या है, बोले मिथ्या है। ठीक है ना। अगले कहानीकार है स्वयं प्रकाश जी, और उनकी पहली कहानी है मात्रा और भार 1974 में, दूसरा है सूरज कब निकलेगा 1980 में, तीसरा है आएंगे अच्छे दिन भी 1991 में, चौथा आदमी जात का आदमी 1994 में, अगली किताब आसमां कैसे कैसे, और अगले जन्म वर्ष 2002 में, संधान 2006 में। इनके अलावा ईंधन भी इनकी एक कहानी है, ईंधन, और नेताजी का चश्मा जो कि सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल है। स्वयं प्रकाश जी की एक कहानी है नेताजी का चश्मा। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए यहाँ से ले लेंगे स्वयं, स्वयं माने खुद होता है ना, माई सेल्फ जिसे कहते हो स्वयं। मात्रा और भार, हर व्यक्ति को अपनी मात्रा और भार पता होना चाहिए, कितना भार मैं ले सकता हूँ और कितनी मात्रा में हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो इस चीज़ को रखिएगा कि मात्रा और भार तो स्वयं पता होना चाहिए। सूरज स्वयं निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी स्वयं आएंगे, अगर आप परिश्रम करेंगे तो स्वयं अच्छे दिन आएंगे, है ना। आदमी की जात का दुश्मन आदमी स्वयं है, बस स्वयं जोड़ लीजिएगा। अगली किताब आपको स्वयं पढ़नी है, आसमां कैसे कैसे हैं, स्वयं देखिए, स्वयं देखिए, है ना। और अगले जन्म क्या होगा, आप स्वयं से मिलेंगे, स्वयं जान जाएंगे। संधान स्वयं करो, किसी चीज़ का संधान करना हो, खोज करनी हो तो स्वयं करो। ईंधन स्वयं रखो, और नेताजी का चश्मा, नेताजी अपना चश्मा स्वयं लगाते थे। ऐसा दिमाग में रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगा क्या कि भार और मात्रा स्वयं, सूरज स्वयं निकलेगा, अच्छे दिन स्वयं आ जाएंगे, आदमी जात का आदमी दुश्मन स्वयं है ना। अगली किताब स्वयं पढ़ो, आसमां कैसे स्वयं है, और अगले जन्म स्वयं आप जान जाओगे। संधान स्वयं करो, ईंधन स्वयं, और नेताजी अपना चश्मा स्वयं लगाते थे। ठीक है। अगले कहानीकार हैं शिवमूर्ति केसर कस्तूरी। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, तो इनको दिमाग में रख लीजिए कि शिवमूर्ति क्या करते हैं, केसर और कस्तूरी अपने पास रखते हैं। केसर कस्तूरी शिवमूर्ति की, केसर कस्तूरी शिवमूर्ति की, बस। अगले कहानीकार हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, मर गया दीपनाव 1997 में, हिंगवा घाट में पानी 1999 में, जंग 2002 में, दुखिया दास कबीर 2003 में,
नागवेसर कागा लई भागा 2003 में, किताब में लिखा है 2003 में, आघात पुरुष 2005 में, तर्पण 2006 में। देखिए चंद किशोर, अब यहाँ से हम लोग लगे किशोर, कौन? बोले किशोर दीपनाथ मर गया। जब मर जाएगा व्यक्ति तो किशोर चंद्रनाथ को कहाँ? बोले हिंगवा घाट में ले गए, हिंगवा घाट पर ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कहाँ पे ले जाते हैं? घाट पे ले जाते हैं, तो उसे हिंगवा घाट पे ले गए। मरा कैसे था? बता रहे हैं जंग में 2-2 हाथ करते हुए मर गया। जंग में 2-2 हाथ करते हुए मर गया, जिससे क्या हो जाता है? दुखिया हो जाता है। कौन? दास कबीर दुखिया हो जाता है ना, 2-3 दिन खाना वाना नहीं खाता है। अब क्या होता है? उधर नगवेसर कागा लेकर भाग गया। कौन? नगवेसर कागा लेकर भाग गया। क्यों? क्योंकि किताब में लिखा है, क्या लिखा है? कि आघात पुरुष का तर्पण करना चाहिए। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि कागा लेकर भाग गया है ना? क्यों? क्योंकि किताब में लिखा है कि आघात पुरुष का तर्पण करना चाहिए। अब चंद किशोर बता रहे हैं कि दीपदान मर गया तो उसको हिंगना घाट में डालिए। क्यों? क्योंकि किताब में लिखा है कि आघात पुरुष अगर क्या हो जाए, जंग में मर जाए, तो दुखिया दास को क्या करना चाहिए? नगवेसर ले करके उसका तर्पण करना चाहिए। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा चंद किशोर का। कौन? दीपदान कौन मर गया? दीपनाथ मर गया। हिंगवा घाट में चंद किशोर, जंग में किशोर, दुखिया दास किशोर से, है ना? नागवेसर लेकर चंद किशोर भागा। किताब में लिखा है, किशोर ने लिखा, चंद किशोर ने लिखा है, आघात पुरुष किशोर के ऊपर, तर्पण किशोर का। बस ऐसे जैसे दिमाग में आपको आ जाए आप लोग एक क्लू बना लीजिएगा और इसको बैठाने का प्रयास करिएगा। अगले जो कहानीकार हैं शालिग्राम शुक्ल, और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है काला हंस। देखिए शालिग्राम की मूर्ति आपने देखी होगी, जो पंडित जी लोग रखे होते हैं, काली होती है। तो काला हंस, शालिग्राम काला हंस, और शुक्ल का विलोम काला, शुक्ल का विलोम काला, शुक्ल का काला, काला हंस, है ना? बस दिमाग में रख लीजिएगा। अगले कहानीकार हैं रामदेव शुक्ल जी, और इनकी पहली कहानी है उजली हंसी की वापसी। ठीक है ना? उजली हंसी की वापसी। दूसरी कहानी है पतिव्रता 2002 में, माटी बाबा की कहानी 2005 में, नीलाम घर 2006 में। कैसे याद करेंगे? बाबा रामदेव को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? और क्या करते हैं? उजली हंसी की वापसी कराने के लिए योग कराते हैं। तो योग कराते हैं, एक हंसी का योग कराते हैं, उजली हंसी का योग बाबा रामदेव। अब बाबा रामदेव जी को देखते होंगे ना कैसे हंसते हैं, तो उजली हंसी। पतिव्रता, बिल्कुल पतिव्रता जितने हैं वो लोग क्या करते हैं? योग करते हैं। यानी कि पतिव्रता रहने की बात बाबा रामदेव बताते हैं। बाबा माटी की कहानी, एक बाबा माटी की कहानी है ना। कोई एक बाबा थे, एक क्लू में रख लीजिएगा, जो क्या करते थे? पेट में माटी लगवा देते थे। अगर पेट से संबंधित कोई रोग हो जाता था तो कहते थे कि पेट में माटी लगा लो और लेट जाओ, और फिर पानी में जाकर नहा लो, तो आपके पेट के रोग ठीक हो जाएंगे। तो वही माटी वाले बाबा, माटी बाबा की कहानी। माटी बाबा की कहानी क्या है कि पेट में माटी लगवा कर लिटवा देते थे, मिट्टी लगा के लगवा देते थे, और फिर कहते थे जाके नहा लो, पेट वाले संबंधित रोग ठीक हो जाएंगे। तो माटी बाबा की कहानी कौन? रामदेव बता रहे हैं। सपना का सच, सपना सच किसका? बोले रामदेव का हो। बस यही दिमाग में रख लीजिएगा। बाबा रामदेव उजली हंसी, पतिव्रता रहने के पद बताते हैं, माटी बाबा की कहानी बताते हैं, और सपने का सच बताते हैं, सपना सच कैसे होगा। अगले कहानीकार हैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। इनकी पहली कहानी है कांटा, दूसरा है सपने का सच, वर्ष 2005 में। कैसे? देखो गिरीश चंद की बात करें तो काटे हैं, क्या काटे हैं? सपने का सच काटे हैं। सपने को सच में काटा है क्या? सपने का सच, सपने के सच को काटा है। किसने? बोले गिरीश चंद ने। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिए। अगले कहानीकार हैं नवनीत मिश्र जी, और इनकी कहानी है मणियाँ और जख्म। मैंने कुछ नहीं देखा, 1992 में। किया जाता है सबको बेइज्जत बरी, और जो नहीं कहा गया। अब कैसे याद करेंगे? देखिए नवनीत बता रहे हैं क्या है? मणियों से जख्म है। नवनीत मणियों से जख्म है। मैंने कुछ नहीं देखा, नवनीत ने कहा मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई मणियों से जख्म था। क्या है? कह रहे हैं सबको बेइज्जत किया जाता है, बरी बरी से बेइज्जत किया जाता है सभी। नवनीत बता रहे हैं सबसे बेइज्जत, और जो नहीं कहा गया। नवनीत ने कहा जो नहीं कहा गया वही कहा जा रहा है। बस दिमाग में से रख लीजिएगा कि मणियों से जख्म नवनीत है, कुछ नहीं देखे नवनीत है, बेइज्जत सबको करते नवनीत है, जो नहीं कहा गया वो नवनीत बता रहे हैं। ठीक है। अगले कहानीकार हैं नारेंद्र नागदेव,
और नारायण नागदेव जी की बात करें तो इनकी जो कहानी है तमाशबीन 1987 में, बीमार आदमी का इकरारनामा 1998 में, वापसी के नाखून 2003 में, उसी गांव में सैलानी 2004 में, वही रुके जाते 2006 में। अब इस सबको कैसे याद करें? तो देखिए जो नाग है ना, कहाँ पे गए, जो आपने देखा कि नरेंद्र नागदेव है, नागदेव क्या करते हैं, तमाशाबीन के पास होते हैं। जो तमाशा दिखाता है ना, देखे होंगे, वो एक नागदेव को लिए रहता है और दिखाता है। तो नागदेव किसके पास, बोले तमाशाबीन के पास होता है, तमाशा और बीन नागदेव, है ना। दूसरा को होता है बीमार आदमी के पास इकरारनामा, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको नागदेव के पास ले जाते हैं, बताते हैं नागदेव को दिखा दो। कौन, वापसी के नाखून, नागदेव, नागदेव, नागदेव के वापसी के नाखून दिखाई देते हैं। उसी नाव में कौन, बोले सैलानी था, उसी नाग में, उसी नाव में कौन, नागदेव भी थे। तो वहीं रुक जाना चाहिए था, वहीं रुक जाते हैं, कौन, नागदेव, नागदेव वहीं रुक जाते हैं। बस नागदेव कहाँ, बोले तमाशबीन के पास, बीमार आदमी के किनारे में नागदेव आते हैं, वापसी के नाखून देखते हैं नागदेव, उसी नाव में जहाँ पे सैलानी वहीं पे नागदेव बैठे हैं, वहीं रुक जाते हैं, कौन, बोले नागदेव। अब अगले जो कहानीकार हैं मदन मोहन, पहली कहानी है छलांग 1983 में, बच्चे बड़े हो रहे हैं 1989 में, हारू 1994 में, चंपा तथा अन्य कहानियाँ 2004 में। कैसे याद करें? तो देखिए मदन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं मदन मोहन, कि छलांग लगाने से बच्चे बड़े हो रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, ऊपर ऊपर जंप करेंगे, कैसे, ऐसे ऐसे। तो आप कह दीजिएगा कि छलांग लगाने से क्या हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। और हारू चंपा की कहानी बता रही है, हारू ने क्या किया, चंपा की कहानी बताई। बस मदन मोहन कह रहे हैं छलांग लगाए बच्चे तो बड़े हो गए, हारू ने चंपा की कहानी बताई। बस कौन बताया, मदन मोहन ने बताया। क्या बताया, कि हारू ने चंपा की कहानी बताई। ठीक है, आगे है रामधारी सिंह दिवाकर। अब इनकी बात करें तो नए गांव में अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल, माखन पोखर और माटी पानी। अब इन सबको कैसे याद करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर या दिवाकर को कैसे याद करेंगे? तो देखिए नए गांव में कौन, रामधारी सिंह, अलग अलग अपरिचय। देखो भाई, कोई व्यक्ति नए गांव में जाएगा तो उसका परिचय क्या हो जाएगा, अलग अलग अपरिचित लोग मिलेंगे, है ना। क्या देखा उन्होंने कि बीच से टूटा हुआ एक नया घर है, सरहद के पार धरातल पर स्थिति है, जहाँ पे क्या हो रहा है, माखन पोखरा है, और उस पोखरे में क्या होता है, माटी वाला पानी ही, मटमैला पानी भरा हुआ है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। रामधारी सिंह क्या करते हैं, गांव में जाते हैं, नए गांव में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बीच गांव में टूटा हुआ एक नया घर पे चढ़वा देते हैं, जो कि सरहद के पार धरातल पर है, और वहाँ पर एक माखन पोखरा में माटी वाला पानी है, उस माटी वाले पानी को देखते हैं। ठीक है ना। आगे है मंजूर आयते शाम, और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है रमजान में एक मौत 1982 में, तस्बीह 1998 में, तमाशा और अन्य कहानियाँ 2001 में। अब इन सबको कैसे याद किया जाए? तो यहाँ से लीजिए मंजूर है। अब क्या मंजूर है, बताए कि रमज़ान में अगर एक मौत हो जाए, किसी व्यक्ति की मौत रमज़ान में हो जाए तो मंजूर है। क्यों? क्योंकि उसको जन्नत मिल जाएगी। बस कैसे रखिए, रमज़ान में मौत क्या है, बोले मंजूर है क्योंकि जन्नत मिल जाएगी। दूसरा क्या है, तस्बीह, तस्बीह, है ना। तस्बीह, अगर किसी व्यक्ति को क्या करोगे, है ना, तस्बीह दोगे, तस्बीह देगो तो उसको भी मंजूर होगा। तस्बीह, तस्बीह, तस्बीह मैंने सलाह, मान लीजिए सलाह दोगे। और किसी व्यक्ति को अगर तमाशा दिखाओगे और कहानी बताओगे तो व्यक्ति कहेगा बिल्कुल मंजूर है। तो तस्बीह, तमाशा, है ना, रमज़ान में मौत मंजूर है, और क्या है, तस्बीह मंजूर है, और तमाशा और अन्य कहानी जो है व्यक्ति को मंजूर होता है। बस दिमाग में से रख लीजिएगा, मंजूर क्या, रमज़ान मौत, तो रमज़ान से हो गया रमज़ान मौत, मंजूर से मंजूर आयते शाम। और क्या है, तस्बीह मंजूर है, और तमाशा एवं अन्य कहानियाँ मंजूर है। अगले कहानीकार हैं सहवाल, इनके द्वारा लिखी गई कहानी है समुद्र गाथा। दूसरी कहानी है मरु यात्रा 1999 में, दामुल और अन्य कहानियाँ अणगाथा 2000 में, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है 2004 में। तो देखिए बात करें यहाँ पर सहवाल को, सहवाल ले लीजिए। सहवाल कहाँ, बोले सहवाल तो समुद्र में उगता है, समुद्र गाथा, सहवाल समुद्र में, सहवाल समुद्र में, साथ सहवाल साथ समुद्र में होता है। मरु
और दामुल तथा अरण्य में और गुलमोहर में नहीं होता है। बस दिमाग रख लीजिएगा। शैवाल कहा, बोले समुद्र में होगा, मरु में नहीं होगा, दामुल में नहीं होगा, अरण्य में नहीं होगा और गुलमोहर में नहीं होगा। इन्हीं की जो शैवाल होता है वो केवल और केवल समुद्र में होगा, मरु यात्रा में नहीं होगा, दामुल और अन्य कहानी में नहीं होगा, अरण्य गाथा में नहीं होगा, कोई गुलमोहर में नहीं होता है। तो शैवाल कहाँ होगा बताए? समुद्र में होगा, मरु में नहीं होगा, दामुल में नहीं होगा, अरण्य में नहीं होगा और गुलमोहर में नहीं होता है। कौन? बोले शैवाल। बस दिमाग में से रख लीजिएगा। अगले कहानीकार हैं ज्ञान प्रकाश विवेक और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है अलग अलग दिशाएं। जो सब चला गया, शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी जमीन और शिकारगाह। देखिए, एक व्यक्ति है ज्ञान प्रकाश विवेक, है ना, तो कह रहे हैं कि शहर में, है ना, इसकी अलग अलग दिशाओं में, है ना, और शिकारगाह के पास उसकी जमीन है ना, पूरा शहर गवाह है ना, कि जो सब उसके नाम देकर चला गया है, लेकिन पिताजी चुप है। बस दिमाग में रखिएगा कि ज्ञान प्रकाश की ज़मीन कहाँ है? बोले शिकारगाह में है, अलग अलग दिशाओं में है। किसकी? उसकी ज़मीन है। जो सब चला गया है ना, पूरा शहर गवाह है, लेकिन पिताजी चुप है। बस दिमाग में ऐसे रखिएगा, है ना। शिकारगाह में अलग अलग दिशाओं में उसकी ज़मीन है, जो सब चला भी गया है, पूरा शहर गवाह है, लेकिन पिताजी चुप है। तो ठीक है ना, ज्ञान प्रकाश की अलग अलग दिशा में ज़मीन है, जो सब चला गया, ज्ञान प्रकाश, शहर गवाह है, पिताजी चुप है, उसकी ज़मीन शिकारगाह। ठीक है ना। अगले कहानीकार के रूप में आप देख सकते हैं कमलाकांत त्रिपाठी जी को, और उनकी कहानी है जानकी बुआ और दूसरा है अंतराल। अब जानकी बुआ क्या करती है? बड़े अंतराल पे आती है, बड़े दिन बाद आती है। ठीक है ना। और अंतराल की बात करें तो अंतराल एक उपन्यास मोहन राकेश जी का भी है। आपने पढ़ा था ना कि अंतराल 72 होना चाहिए, 72। ठीक है ना। अंधेरे बंद कमरे में 61 लोग हैं, 66 लोग क्या है? नहाने वाले कल हैं। ठीक है ना। और 72 क्या होता था? अंतराल 72 में किसने? मोहन राकेश द्वारा लिखा गया अंतराल जो है एक उपन्यास है। यहाँ पे अंतराल क्या है? बोले कमलाकांत त्रिपाठी जी की कहानी है कि जानकी बुआ क्या होती है, 2-1 के अंतर पर अंतराल पर आती है, 2 साल में एक बार जरूर आ जाती है। बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जानकी बुआ क्या करती हैं, 2 साल में एक बार आ जाती है। ये इनका अंतराल है। ठीक है, चले हम लोग अगली कहानी को देखते हैं और उनकी कहानीकार को देखते हैं। कौन है? शैलेंद्र सागर जी है। इनकी कहानी है इस जुगनू में 1989 में, मकान ढह रहा है 1993 में, माटी वर्ष 2000 में, आमीन 2002 में और प्रतिशोध 2008 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए यहाँ पे ले लीजिए, शैलेंद्र क्या करते हैं? इस जुनून में मकान ढहा रहा है कि माटी और अमीन अपना बना ले और उससे क्या कर ले? प्रतिशोध ले ले। ठीक है ना। कोई शैलेंद्र नाम का व्यक्ति है जो जुनून है उसके अंदर, मकान को ढहा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रतिशोध उसको लेना है। माटी को उठा के फेंक रहा है और आमीन को भी क्या कर रहा है? 2-2 कर दे रहा है। क्यों? प्रतिशोध के लिए। तो आप कह सकते हैं कि शैलेंद्र क्या है? जुनून में है। शैलेंद्र क्या कर रहा है? मकान ढहा रहा है। शैलेंद्र क्या कर रहा है? माटी में है। शैलेंद्र क्या कर रहा है? अमीन से भिड़ा हुआ है। शैलेंद्र क्या कर रहा है? प्रतिशोध ले रहा है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले कहानीकार हैं प्रियंवद और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है एक अपवित्र पेड़ 1995 में, खरगोश 1999 में और फाल्गुन की उपकथा 2003 में। कैसे याद करेंगे? तो एक छोटा सा आपको इसके लिए क्लू बनाना पड़ेगा। क्लू क्या है? एक अपवित्र पेड़ कौन? देखिए, एक अपवित्र पेड़ क्या है? पेड़ पर कौन? बोले खरगोश। क्या कर रहा है? फाल्गुन की एक कथा सुन रहा है। एक कथा सुन रहा है। कौन? बताए भैया। देखो, ये प्रिय बात क्या है कि एक अपवित्र पेड़ पर एक कौन? खरगोश फाल्गुन में एक कथा सुन रहा है ना। और आप ये भी कह सकते हैं प्रियंवद, जो व्यक्ति प्रिय बोलेगा उसके पास क्या हो जाएगा? अपवित्र पेड़ भी पवित्र हो जाएंगे। उसके पास खरगोश दौड़ के आएगा, उसके पास फाल्गुन में लोग कहानी सुनने के लिए दौड़ के आएंगे। बस ऐसे कुछ दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले कहानीकार हैं जय नंदन जी और उनकी पहली कहानी है सन्नाटा भंग 1993 में, विश्व बाजार का ऊँट 1997 में, एक अकेले गांधी जी 2001 में,
कस्तूरी पहचाने मृग 2001 में, सूखते स्रोत 2003 में, घर फूके तमाशा 2004 में। अब इन सबको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जयनंदन नाम के कोई व्यक्ति हैं जो क्या है, सन्नाटा भंग करते हैं। जय जयनंदन, जय का नंदन होगा, जय होगा तो सन्नाटा भंग हो जाएगा। क्या करते हैं? विश्व का बाजार ऊँट। देखिए, विश्व में बाजार हो, ऊँट का बाजार लगा हो तो वहाँ जयनंदन होगा। जय हो भारत की, भारत के ऊँट की जय हो, जयनंदन, है ना। विश्व बाजार में भारत के ऊँट की जयनंदन हो रही है, ठीक है ना। जयनंदन कहाँ हो रहा? अकेले गांधी जी के लिए जयनंदन हो रहा है। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। और क्या हो रहा है? बोले कस्तूरी जो पहचान ले रहा, मृग की कस्तूरी जिसने पहचान लिया उसकी जय हो रही है, उसकी जय हो रही, जयनंदन हो रही है। और किसकी? बोले सूखते स्रोत की जय हो रही है। जिसने क्या किया? स्रोत से सुखा दिया, उसकी जय हो रही है। और घर फूंक दिया और तमाशा देख करके, तमाशा दिखा करके घर को फूंक दिया तो उसकी जय हो रही थी। कोई तमाशा वाला था, उसने क्या किया? तमाशे में ऐसा दिखाया ना कि घर फूंक गया, तो उसकी भी लोग जय कर रहे हैं, जयनंदन कर रहे हैं, जय कर रहे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, सन्नाटा भंग हो जाता है जय करने से। विश्व में भारत के बाजार के ऊँट की जय हो रही है, अकेले गांधी जी की जय हो रही है, जिसने कस्तूरी है ना पहचान लिया मृग से उसकी जय हो रही है, जिसने स्रोत को सुखा दिया उसकी जय हो गई, और घर फूंकने वाले तमाशा की भी जय हो रही है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले कहानीकार हैं अखिलेश जी। उनकी कहानी है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, सांपग्रस्त 1997 में और अंधेरा 2006 में। अब इन सबको कैसे याद करें? देखिए, अखिलेश को आप जानते हैं, अखिल धन ईश, विश्व के ईश यानी कि ईश्वर। अखिलेश क्या करते हैं? अखिलेश से आदमी नहीं टूटता है। जो आदमी अखिलेश से, ईश्वर से जुड़ जाता है, वो कभी टूटता नहीं है, कभी हारता नहीं है। और अखिलेश क्या करते हैं? बोले यही अखिलेश क्या करते हैं? उस व्यक्ति की मुक्ति देते हैं, उस व्यक्ति को मुक्ति देते हैं। और क्या करते हैं? जो सांपग्रस्त व्यक्ति है वो अखिलेश के पास जाता है और अखिलेश उसके सांपग्रस्त को नष्ट करते हैं, मिटा देते हैं। और क्या हो जाता है? बिल्कुल, जो व्यक्ति अंधेरे में है, अंधेरे में फंसा है, अज्ञानता में फंसा हुआ है ना, निराशा में है, वो किसको याद करेगा? अखिलेश को याद करेगा, ईश्वर को याद करेगा, ताकि उसका अंधेरा खत्म हो जाए, उसकी निराशा खत्म हो जाए। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। क्या? आदमी अखिलेश से नहीं टूटेगा, मुक्ति अखिलेश से मिलेगी, सांप का श्राप अखिलेश तोड़ेंगे और अंधेरा अखिलेश दूर करेंगे। बस दिमाग में से बैठा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और अगले और अंतिम कहानीकार है चिरंजीवी जी। इनकी पहली कहानी है कामरेड की कोट 1993 में और दूसरा है नंगा 2001 में। तो कौन? देखिए, चिरंजीवी जी की एक कहानी टोपी भी है ना। तो चिरंजीवी की क्या हो गया? कहानी है कामरेड की कोट किसको बोले? नंगा को देते हैं। तो चिरंजीवी ने क्या किया? कामरेड की कोट किसको बोले? नंगा को दे दिया। तो चिरंजीवी ने कामरेड की कोट को नंगा को दे दिया, तो कोट किसको? नंगा को दे दिया। बस ऐसे दिमाग में लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।